नमस्कार विनोद राणा जी, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बढ़िया। बड़े टाइम बाद बात हो रही है आपसे। हाँ जी। हाँ जी। ये बिटिया है साथ में आपके? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो बेटा? अच्छी हुई नमस्कार। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र है। सो विनोद जी, ऐसा है कि ये हमारा एक नया स्टार्टअप है, इसका नाम है हे पैल। इस पे हम ये एक मेंटल वेलनेस ऐप है। इस पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से लोग पीपल आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन, डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती हैं। तो उसको लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये सारी जी। चीजें हम इस ऐप में वो करते हैं, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, और पैल्स हैं जो कि आपकी बातों को सुन के आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं। तो गगनदीप जी जी। हमारे साथ हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है हेपैल ऐप पे, राइट। और शी इज ऑल्सो नमस्कार पीएचडी राणा जी। स्कॉलर, और इनके पास 10 पेटेंट्स हैं, राइट। और ये हमारे साथ एज अ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो बहुत बढ़िया सर। अ, महावीर जी, आप इतने टाइम से एथलेटिक्स में हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हर चैंपियन के पीछे एक कहानी होती है। तो जी। आपकी कहानी मैं सुनना चाहूंगा, शुरू से क्या कहानी रही, कब आपने शुरू किया, किस तरीके से क्या स्ट्रगल्स आपने फेस करे, और अभी आप किस मुकाम पे पहुंचे। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे और एक छोटे से मजदूर रहे हैं और मजदूरी से अपनी फैमिली का, अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं। उनका सपना था अच्छा। कि उनका एक बेटा कोई ना कोई देश के लिए खेले, हमारा नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं थी जो एक खिलाड़ी को चाहिए, जिससे वो बिना टेंशन के खेले और हर डाइट और हर ट्रेनिंग इक्विपमेंट उनको सही समय पे मिलता रहे। वो सारी सुविधा नहीं थी, लेकिन लगन थी। एक खिलाड़ी के पास बस एक लगन होती है और वही लगन उस खिलाड़ी को उस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां तक वो सोचता है, वहां तक की मेहनत करता है। और मेरा भी एक सपना था कि मैं भी अपने देश के लिए कहीं ना कहीं छोट थोड़ा ही सही देश का सम्मान बढ़ाऊं और देश के सम्मान में कहीं ना कहीं भागीदारी बनूं। और उसी को सपने को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करते रहे। न रात का पता न दिन का पता, मेहनत तो करते रहे, आपने संघर्ष करते रहे। आपने कब से शुरू किया? विनोद जी, आपने किस साल में आपने एज अ एथलीट शुरू किया, आपने सपना देखा और शुरू किया, और आज आप किस मुकाम पर पहुंचे हैं? कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में, और आपने किन किन गेमों में भाग भाग लिया, और क्या क्या मेडल्स आपने जीते, उसके बारे में बताइए। मतलब आपने स्टार्ट किस साल में किया, आपकी तब एज क्या थी, और अब आपकी एज क्या है, और अभी आपके पास क्या क्या चीजें, कौन कौन से मेडल्स? मैंने दो 1995 में स्टार्ट की और सबसे पहले मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी, कुश्ती स्टार्ट की। और कुश्तियों में बहुत दंगल भी लड़े और छोटे लेवल पे भी बड़े लेवल पे भी 1.5 लाख 2-2 लाख की कुश्ती भी लड़ी। और क्योंकि हमें अच्छा कोच नहीं मिला मिला जिससे हमें आगे तक ले जाए, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल, उस तरह की ना सुविधा मिल पाई ना ही कोच मिल पाए जिनको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि कहाँ पर बच्चे को खिलाना है, कहाँ पर परफॉर्मेंस दिलानी है। कोई ऐसा कोच नहीं मिला जीवन में। और तो हमने साथ उसके साथ साथ में हमने मार्शल आर्ट वुशु की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी गाजियाबाद में महामाया स्टेडियम में। हमने वुशु में स्टेट खेला और वुशु के बाद फिर हमने किक बॉक्सिंग खेली। किक बॉक्सिंग में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता 2 बार। WKF में, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग फेडरेशन में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, प्रोफेशनल बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद काफ़ी मैराथन भी खेली हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, और अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। और फिर धीरे-धीरे मार्शल आर्ट की दुनिया में आ गए तो फिर हमने जुजुत्सु शुरू किया। जुजुत्सु में हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता थाईलैंड में।
और फिर 2023 में एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई किया। और एशियन गेम्स के बाद अब क्योंकि हमारे पास ना तो डाइट रही कभी भी अच्छी से, वही जो समय समय पे मिल गया घर पे, वो उसी के साथ गुज़ारा करा। लेकिन मन में लगन थी, क्योंकि डाइट एक बार मिले ना मिले, लेकिन हमारे अंदर वो जुनून था देश के लिए, क्योंकि देश के लिए कुछ कम ही लोग सोच पाते हैं, जो डाइट पर निर्भर रहते हैं कि डाइट ही मिलेगी तभी हम शुरू करेंगे। लेकिन जिनके जिनके पास जुनून होता है और कुछ करने के लिए उम्मीद होती है, तो वो डाइट का इंतज़ार नहीं करते, वो मेहनत करते हैं। तो वही था, हम डाइट पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहे। तो हमारा लगन था कि हम मेहनत करेंगे तो इस बार हमें ज़रूर कहीं न कहीं कामयाब कराएगा। और एशियन गेम्स तक हमने अपना जीवन शुरू किया। और 2024 में पेरिस और ओलंपिक के लिए भी फर्स्ट राउंड क्वालीफाई किया था जेवलिन थ्रो में। और जेवलिन थ्रो हमारा अच्छा रहा है और 75, 82 तक हम गए हैं। लेकिन हमारे पास अच्छे जेवलिन नहीं थे और अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, जिसके कारण हम अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाए। तो लेकिन फिर भी आज हम उम्मीद पे हैं कि कहीं न कहीं हम देश के लिए कुछ खेलें। और साथ में अब बेटी भी है, और बेटी भी एथलेटिक्स खेल रही है। अंडर 14 में 600 मीटर और 60 मीटर दौड़ती है, और 2 बार नेशनल के लिए क्वालीफाई किया है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में। और बेटी है साथ में। ये हमारा जीवन है, संघर्ष है, और संघर्ष में अब हमारी बेटी भी जुड़ चुकी है। तो आपको कब पहली बार लगा कि काजल भी एक एथलीट बन सकती है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती है? किस एज में आपको काजल का पोटेंशियल दिखा और आपने उनको बोला कि आप इसी फील्ड में आइए? हाँ, ये 4-5 साल की थी, तो जब भी हम कभी-कभी दौड़ाने ले जाते थे, तो इसकी रनिंग अच्छी थी, स्पीड भी सही थी। तो तभी से मन में आया कि इसको एथलेटिक्स में डाला जाए, क्योंकि हमने रेसलिंग भी कराई, लेकिन रेसलिंग नहीं कर पाई वो। रेसलिंग के लिए वो नहीं चल पाई, तो फिर हमने एथलेटिक्स में डाल दिया। तो अभी रनिंग में चल रही है और मेहनत कर रही है। देखते हैं भगवान इसको कहाँ तक ले जाते हैं। अच्छा। और एथलेटिक्स में आने के लिए और इस तरीके की फील्ड में जो आप लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा सैक्रिफाइस एज अ फैमिली आपको क्या करना पड़ता है? मतलब क्या सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है और क्या सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है जो आपके लेवल पे होता है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा अच्छी डाइट नहीं ले पाता, अच्छे शूज़ नहीं ले पाता, अच्छी ड्रेस नहीं ले पाता। और सबसे बड़ा त्याग तो यही है कि जब हम मेहनत करते हैं, तो सभी चीज़ों को हम एक किनारे छोड़ना पड़ता है, चाहे वो खान-पीन से हो, बाहर की खान-पीन से हो, या फिर रिलेशन हो, रिश्तेदारी हो, सब यारी-दोस्ती हो, सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जितने भी आलस होते हैं, सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तब जाकर एक खिलाड़ी आगे जा पाता है और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। और एक खिलाड़ी के जीवन में तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और जिनको लगन होती है, उनको समस्या तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समस्या आ जाती है। और जिनको लगन नहीं होती, तो कितना भी आप उनको खिला लीजिए या फिर सुविधा दे दीजिए, वो नहीं कामयाब है। सबसे पहले है लगन। अगर लगन पे अगर आपने अपने आप को जीत हासिल कर लिया, तो आपको कहीं न कहीं अवश्य ही मंज़िल प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे बड़ा तो सैक्रिफाइस यही है। कब आपको कभी लगा, मतलब ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जैसे आपने बोला डाइट का प्रॉब्लम रहता है और फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है, कभी ऐसा लगा कि सब छोड़ देना चाहिए यार, मैंने मतलब इतना टाइम कर लिया, कुछ हो नहीं रहा और कुछ मतलब फंडिंग नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, पहले तो नहीं लगा था, लेकिन इस समय अब लगने लगा है कि हमने बहुत समय स्पोर्ट को दिया है और देश के लिए मेडल जीते हैं। कोई सुविधा नहीं मिली, और मेरे साथ के जितने भी खिलाड़ी हैं, सब गैजेटेड ऑफिसर हैं अलग-अलग स्टेट में। और हमारे स्टेट में हमें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल से रिलेटेड या फिर किसी अन्य रिलेटेड कोई भी सुविधा नहीं मिली है। तो बहुत दुःख होता है जब उसका सारा जीवन एक खेल के लिए चला जाता है, देश के लिए चला जाता है। तो कभी-कभी आता है मन में कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, अब पैसा कमाया जाए। तो
आपने जो मेडल्स जीते, सबसे मतलब इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा आपका? कौन से मेडल में आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा आपके लिए? मेरा थाईलैंड में जो मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था, ग्रैंड प्रिक्स था, उसमें सबसे था, क्योंकि पीक पॉइंट चल रहा था मेहनत का, और कोई सुविधा नहीं थी, और विदेश जाने के लिए भी कोई सुविधा नहीं थी, और ना ही विशेष कोई इतनी तैयारी थी कि वहाँ पर मेडल जीतना बहुत पॉसिबल हो जाए। लेकिन अंदर से उम्मीद थी और जुनून था, अंदर से आवाज़ आती थी कि हिम्मत हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब तक आपके पास साँसें हैं, और उसी उम्मीद के साथ, और तिरंगे तिरंगे को अपने दिल में देखते थे कि अपने देश का तिरंगा अगर हम कहीं न कहीं ऊँचा ले जाएँ तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी, और तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान बजवाया थाईलैंड में, और गोल्ड मेडल जीता। ये तो बहुत ही गर्व की बात है, जब भी मतलब एक फॉरेन कंट्री में तिरंगा लहराता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है, इससे बड़ी बात जी। तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अच्छा, मैं अब काजल से कुछ पूछना चाहूंगा। काजल, जी। बेटा ये बताओ कि पापा पापा ज्यादा हैं या कोच ज्यादा है? मतलब पापा। ज्यादा पापा की तरह आपको ट्रीट करते हैं कि कोच के जैसे ट्रीट करते हैं? कोच के जैसे। अच्छा, कोच के जैसे ट्रीट करते हैं। और कंपटीशन के बाद सबसे पहले किससे बात करते हो? मतलब पापा से, मम्मी से, किसी और से? किसको सबसे पहले कंपटीशन खत्म होने के बाद या मेडल मिलने के बाद आपका मन करता है कि भाई मैं इसको सबसे पहले बताऊं? मम्मी को भी, पापा को भी, सबको बताती हूँ। अच्छा। अच्छा, पापा तो डांटते भी होंगे, हैं? और थोड़ा एकदम डिसिप्लिन में रखते होंगे आपको? हाँ, डांटते हैं हाँ। पापा? जोश फुल अच्छा, तो जोश से। पापा पापा की डांट की वजह से आप चैंपियन बन रहे हो कि पापा के प्यार की वजह से चैंपियन बन रहे हो? दोनों की वजह से। अच्छा। और अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं होते तो आप क्या करते? पता है। पता नहीं। अच्छा, अभी भी डांट पड़ती है पापा से? हाँ, किस बात पे? कभी कभी पढ़ती है प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, तो प्रैक्टिस के लिए डांट पड़ती है। अच्छा, ऐसा कोई मोमेंट बताओ जो मतलब एकदम ऐसा मोमेंट हो जो आप कभी नहीं भूलोगे, आपका और पापा का, स्पोर्ट्स को लेके, एथलेटिक्स को लेके, कोई स्पेशल अभी तक तो मोमेंट। ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं हुआ है। आपने कितने मेडल जीते हैं अभी? आप क्या क्या खेलते हो ये बताओ, अपने बारे में बताओ, कब से आपने शुरू किया और क्या क्या खेल रहे हो आप? 600 मीटर और 60 मीटर। अच्छा, तो किस एज में शुरू किया था आपने खेलना? 8 साल की उम्र से। अच्छा, और अभी कितनी एज है आपकी? 13 साल। अच्छा, तो इन 5 सालों में आपने क्या क्या खेला है और कौन कौन से लेवल पे गए हो? नेशनल तक, अभी 2 बार नेशनल में क्वालिफाई किया है। अच्छा, 2 बार नेशनल में क्वालिफाई किया है। कौन से स्पोर्ट में और कितने मीटर में? 600 मीटर में और 60 मीटर में। अंडर अच्छा, दोनों 14। में आपने अच्छा, दोनों में आपने नेशनल क्वालिफाई किया है। हाँ। अच्छा, ठीक है। गगनदीप। एम आई ऑडिबल? मैं सुनाई दे रही हूँ? जी, जी। हेलो। हाँ जी। नाथ साहब। हेलो। हाँ, बिल्कुल, आप सुनाई दे रहे हैं, आप बोलिए। ओके, ठीक है। काजल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत घबराई हुई हो। कुछ प्रेशर है बात करने में? बिल्कुल कूल होके बात करो। पता है, मुझे तुम्हें देख के ना अपना बचपन याद आ रहा है। मैं भी 12 साल की थी जब पहली बार नेशनल्स के लिए गई थी। मैं स्विमिंग करती थी, मैं स्विमर हूँ, ठीक है। सो मुझे ये आपसे जानना है कि कंपटीशन से पहले जैसे घबराहट होती है, जिसको हम एंग्शियसनेस बोलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा आपको बॉडी में फील होती है कि माइंड में फील होती है? जैसे कंपटीशन से पहले आप वहां पे खड़े हो एंड स्टार्ट लेने से पहले क्या फीलिंग आती है आपको? डर लगता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा? मुझे तो बहुत डर लगता था।
सो मतलब मेन क्या होता है कि आपको बॉडी में फील होता है कि आपको मतलब दिमाग में या घबराहट इस तरह फील होती है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, या सिर्फ ऐसा ही कि मुझे करना है? मतलब आप हाईली मोटिवेटेड होते हो कि घबराहट में होते हो? मेरा सवाल थोड़ा ऐसा है। घबराहट में। अच्छा, घबराहट में होते हैं। और अगर जैसे आपको लगे कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो फिर क्या फील होता है आफ्टर द, मतलब जैसे आपने स्प्रिंट लगा ली 60 मीटर की और आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस में तो इससे अच्छा टाइम दे रही थी, यहाँ टाइम अच्छा नहीं आया, तब क्या फीलिंग होती है और उसको कैसे हैंडल करते हो आप? बुरा लगता है मुझे। हाँ, बुरा लगता है, लेकिन फिर उसको हैंडल कैसे करते हो? मतलब किसी से बात करते हो, डैडी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, क्योंकि वो आपके कोच भी हैं। देखो, जब वो फील्ड में होते हैं मुझे पता है कि वो आपके कोच हैं, वहां वो फादर नहीं है। तो उसी टाइम पे जो आपको फीलिंग आती है, वो फीलिंग या तो अंदर दबाते हो या किसी दोस्त से बात करते हो, क्योंकि देखो वहां दोस्त फील्ड में, तो मुझे भी पता है दोस्त कोई नहीं होता, सब कंपिटिटर है आपके। तो वो सिचुएशन में एक 14 साल का बच्चा क्या फील कर रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं क्या फील होता। होता है बताओ। मतलब भूल जाओ अभी पापा यहाँ बैठे हैं, भूल जाओ जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है, बिकॉज देखो आपको बहुत लोग देखने वाले हैं, जो कल बच्चे खेलेंगे वो आपसे ये सीखेंगे कि आप क्या फील करते हो, और वो भी उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। आज हमारा आपसे बात करने का बेसिकली पर्पस ही यही है कि एज अ फादर, एज अ कोच, आपके पिताजी क्या फील करते हैं, और एज अ ट्रेनी आप क्या फील करते हो। बताओ। अच्छा चलो छोड़ो ये वाला, अगर आपको नहीं बात करने का मन है कोई बात नहीं। कभी जैसे कंपटीशन से पहले, ओके, जैसे कंपटीशन से पहले कंपैरिजन होता है, हमें पता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमसे कम टाइम कौन दे सकता है। तो क्या वो उसके उस टाइम पे आपके कॉन्फिडेंस पे या मनोबल पे असर डालता है? घबराहट होती है कि क्या मैं इसको पीछे छोड़ पाऊंगी, या उस टाइम कुछ फीलिंग होता है? घबराहट तो नहीं होती अब ज्यादा। मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है, इतने देर से खेल रहे हो तो, है ना, अपने ऊपर भरोसा है। सो अच्छा, मैं एक छोटी सा इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैं 12 साल की थी, तो उस टाइम नेशनल गेम्स हुई थी गोवा में स्विमिंग की। मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन क्योंकि मुझसे मिलने मेरे घर से कोई नहीं आया था और मेरे दोस्तों के पेरेंट्स आए थे, मैं वो नेशनल गेम्स छोड़ के घर वापस चली गई थी। तो क्या आपको कभी ऐसा लोनलीनेस फील होता है कि मैं ये सब छोड़ के घर जा रही हूँ, मुझे मम्मी की याद आ रही है या पापा की याद आ रही है, या सिर्फ वो मेडल दिख रहा होता है कि मुझे जाना है नेशनल्स में? याद नहीं, पापा तो साथ ही होते हैं। अच्छा, आप तो लकी हो ना, बाकी बच्चे नहीं होते ना, बच्चों के साथ नहीं होते। सो अब मैं राणा सर से कुछ पूछना चाहूंगी। जी जी मैडम। सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि ओके आपकी मैडम। सोच इतनी अच्छी है एंड आप अपनी बेटी को भी इसी राह पे लेके आ रहे हैं। सो मैं तो, क्योंकि मेरे फादर साहब खुद हॉकी कोच हैं, तो मैं ये सब चीजें समझ सकती हूँ। मैं खुद फील्ड पे बहुत देर आपकी तरह बहुत पसीना बहाया है, बट हमारे फिर रास्ते अलग हो गए। मतलब मुझे स्पोर्ट्स छोड़ दी, मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दी। सो मुझे जानना है कि एज अ फादर, आप एक पिता भी हैं काजल के और एक कोच भी हैं। जी सो दोनों में डिफरेंस मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है बेटी के लिए? क्योंकि देखिए जब आप देखिए, फील्ड पे हैं। हाँ जी, सॉरी। देखो अगर पिताजी की तरह सोचेंगे तो ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हाँ जी। कोच की तरह सोचेंगे, क्योंकि और भी बच्चे होते हैं, अगर हम सोचेंगे कि ये पीछे रह रही है तो हम मुश्किल है कि हम ट्रेनिंग दे पाएँ। अगर एज़ ए पेरेंट्स सोचेंगे, अगर एज़ ए कोच सोचेंगे तो हम इसे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अगर सही से सही से खेलेगी, सही से प्रैक्टिस करेगी तो ज़रूर कहीं न कहीं मेडल आएगा। अगर से एज़ ए पेरेंट्स सोचेंगे तो हमें दर्द होगा अंदर से कि इतना दर्द होता है खेल में, इतना इतना संघर्ष है, इतना पसीना बहाना पड़ता है। अगर हम एज़ ए पिता सोचेंगे, अगर अगर एज़ ए कोच सोचेंगे तो इतना हार्ड नहीं होता और फिर हमें ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। अच्छा, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपके किसी ट्रेनी को कभी फील्ड में इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, कि उसका मनोबल टूट रहा है, तो वहां एक
एक कोच ना हो करके कभी उसका दोस्त बन के उसको मदद करने की जरूरत है, मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए, या वो क्या फील कर रहा है। आपको ऐसा कभी फील हुआ कि किसी बच्चे को जरूरत है आपकी इस तरह में? नहीं, कभी-कभी इसका मन नहीं होता है प्रैक्टिस करने का, हाँ और जी। लेकिन इसको मोटिवेट करना पड़ता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेगी तो मेडल नहीं ला पाएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में केवल तुम ही नहीं हो कि ट्रेनिंग तुम ही कर रहे हो, और इस दुनिया में ऐसे-ऐसे खिलाड़ी हैं बहुत तुमसे भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर तुम एक दिन भी मिस कर दोगे, समझ लीजिए काफ़ी दिन पीछे चले जाओगे। तो एक भी दिन मिस नहीं करना, और मिस करोगे तो हमारा रिज़ल्ट बिल्कुल नेगेटिव चला जाएगा। तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है और बताना पड़ता है, अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से और पूरी परफॉर्मेंस 100% दे पाओगे, तो मेडल बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए रोज़ मेहनत करो। इसलिए इसको रोज़ समझाना पड़ता है कभी-कभी, क्योंकि रोज़ ट्रेनिंग चलती है तो बच्चा डिमोटिव हो ही जाता है। तो मेरा अगला प्रश्न यही था कि आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि अब इसे मोटिवेशन की जरूरत है, या अब मुझे इसको सुनना चाहिए, या अब मुझे इसके साथ सख्त हो जाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप एक बाप भी हैं और एक कोच भी हैं। जी। नहीं, कभी-कभी जैसे कहीं रिलेशन में जाती है तो इसको समझाना पड़ता है कि घूमने में कुछ नहीं रखा। अगर प्रैक्टिस करेगी तो ये दुनिया देखेगी, अगर रिश्तेदारी में जाओगे तो कोई नहीं देखेगा। प्रैक्टिस ये है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना देगी, और एक दिन तुम्हें दुनिया देखने को तरसेगी, और बड़े-बड़े अगर अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो भारत के प्रधानमंत्री जी भी आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। तो वही है, इसको रोज़ मोटिवेट की दवाई खवानी पड़ती है। वो हर बच्चे को, हमें भी खानी पड़ती है असल में। जिंदगी जीने के लिए हम सबको मोटिवेशन की जरूरत है। जी, जी। राणा जी, अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि क्या कभी घर पे, काजल, आपने अपने पापा से मतलब इमोशनल टॉपिक्स पे, जैसे कभी वर्कआउट नहीं करने का दिल कर रहा, प्रैक्टिस नहीं दिल करने का कर रहा, या आप क्या फील करते हो, कभी ओपनली बात करिए? ये ज़्यादा बात नहीं करती। नहीं, अगर मुझे कुछ उनको जैसे काजल को कोई प्रॉब्लम फेस मतलब हो रहा है कि आज मन नहीं कर रहा है, तो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो क्या वो कन्वे कर पाती है या अपने इमोशंस अपने तक ही रखती है? बता देती है मम्मी को, मम्मी मुझे बताती हैं फिर। अच्छा, वो गैप अभी भी है हमारा। जी। अच्छा, फेलियर के बाद जैसे मान लो कोई स्प्रिंट इन्होंने लगाई, कोई रेस में गए, तो वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसको इमोशनली कैसे हैंडल करते हैं? इमोशनली क्या, कभी-कभी काफ़ी चैंपियनशिप हुई है, जो ग्राउंड में तो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है, लेकिन वहाँ पर नहीं दे पाई, कभी-कभी ऐसा काफ़ी बार हुआ है। हम्म। तो हमने इससे डिमोटिव नहीं किया, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार। वेरी गुड, वेरी गुड। कहीं पर, क्योंकि कहीं कहीं पर फर्स्ट आती है, कहीं पर थर्ड आती है, तो वो ही कहीं पर बॉडी चलती है, कहीं पर नहीं चल पाती है, वो तो समय-समय की बात है। लेकिन हम इससे डिमोटिव नहीं करते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कभी-कभी चलता है। मैं काजल को यही बोलना चाहूंगी कि आप लकी हैं कि आपके पिताजी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। वो समझते हैं इस चीज को, क्योंकि उन्होंने खुद ने इसको झेला है। और एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, क्या जैसा बोला जाता है कि इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके, क्या कभी कभी ठीक ना होना भी ठीक होना स्पोर्ट्स में अब माना जा रहा है? क्योंकि हाँ, जैसा कि अभी आपने क्योंकि कहा कि वो नहीं कर पाती है, तो भी हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार। क्या हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा? नहीं, मैंने देखा है गाँव में जिनके बच्चे हार जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को डाँटते हैं, बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। लेकिन हमें हमें पता है ना खिलाड़ी की ज़िंदगी कैसे होती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है जो अच्छे खिलाड़ी भी पीछे रह जाते हैं। उस बॉडी चलने के ऊपर बात होती है कि आपकी बॉडी आज परफॉर्मेंस दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, और डिमोटिव तो करना नहीं चाहिए किसी भी खिलाड़ी को। प्रैक्टिस पे ध्यान दो, और प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट इंसान बनाएगी। ठीक है जी, इसी नोट के साथ नाथ साहब, आई हैंड ओवर टू यू। सो अभी हम इसको 3 तरीके से कर रहे हैं महावीर जी। एक तो हमने जैसे आप दोनों के साथ किया, राइट? अब ये वाला जो सेशन रहेगा इसमें हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम एक तीसरा सेशन करेंगे जिसमें हम सिर्फ काजल से बात करेंगे,
तो जी अभी जी सिर्फ आप ही स्क्रीन पे रहिए, अभी काजल को आप अलग बैठा दीजिए, और ठीक है? काजल सुनो ना, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? आप खुल के बोलो, क्योंकि आपको बहुत बच्चे दिया कर रहे हैं। हम उनको यही बताना चाह रहे हैं कि आप बात करें। बात करने से समझते हैं लोग। अगर आप अपने फीलिंग्स नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? कैसे समझेंगे हम कि आपको प्रॉब्लम हो रही है? जैसे मान लो आपका मन नहीं है आज प्रैक्टिस का, मुझे पता है एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हफ्ता पीछे चले जाओगे, बट आप अपने पिताजी को, अपने कोच को बताओगे तो सही कि मुझे ये फील हो रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है? तो अभी आपसे जो भी सवाल पूछेंगे आप खुल के जवाब दो, ठीक है? क्या घबराना नहीं है? और क्या बात है? अभी तो हम आपके, क्या पता हम आपके पास इंटरव्यू लेने आ जाए, अभी तो हम ऑनलाइन ही ले रहे हैं। घबराना नहीं है बेटा, आप ठीक है? फेमस होगे काजल, याद रखना, आप पापा से भी आगे जाओगे एक दिन। चलो अभी हम आपके पापा से बात करेंगे फिर आपसे। ओके, सो हमने आपका गेटअप चेंज करा दिया है कि 3 एपिसोड है। सो विनोद जी, ये बताइए कि चैंपियन बनना और चैंपियन बने रहना, इसमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है? जो चैंपियन तो आप एक एक बार इसमें अच्छे से मेहनत करके बन सकते हो, और चैंपियन बने रहना तो आपको उससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए, उसको देखते हुए हमें पहले से भी ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, पहले से भी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे चैंपियन बनते रहोगे और हमेशा के लिए चैंपियन के लायक बनते रहोगे। तो सबसे पहले हमें अपनी ट्रेनिंग, अपनी फिटनेस, अपनी डाइट और अपने गुरु का कहना मानना पड़ेगा, तब आप चैंपियन बने रह सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो एक बार चैंपियन बन गया, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि तुम ही नहीं हो इस जीवन में, इस दुनिया में जो मेहनत कर रहे हो। एक से एक बच्चा मेहनत कर रहा है और हमसे अच्छी मेहनत कर रहा है, तो उसको माइंड में रखते हुए हमें हमेशा अपना 100% देना पड़ेगा और डेली देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक 100% रोज नहीं दोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है, अच्छी आपकी जो परफॉर्मेंस है, बेस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको चैंपियन बने रहने के लिए रोज खुद को संघर्ष में फूंकना पड़ेगा और रोज अपने आप को तापमानना पड़ेगा, क्योंकि सोना तभी चमकता है जब उसको घिसा जाए। तो चैंपियन बनने के लिए बस यही है कि आप रोज ट्रेनिंग करो और अपना 100% दो। तो चैंपियन बनने के लिए और बने रहने के लिए टैलेंट ज्यादा जरूरी है या डिसिप्लिन? देखिए, डिसिप्लिन टैलेंट से भी ज्यादा ऊपर है। एक बच्चे में तो टैलेंट है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, रोज ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है और रोज प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो उसका टैलेंट बेकार हो जाएगा। एक डिसिप्लिन बच्चे के सामने जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है, डेली अपना 100% दे रहा है, तो उसका टैलेंट बेकार हो जाएगा उसकी मेहनत के आगे, क्योंकि रोज वो डिसिप्लिन के साथ मेहनत कर रहा है और डिसिप्लिन के साथ अपने गुरु का कहना मान रहा है। तो टैलेंट तो टैलेंट तो होना चाहिए, लेकिन टैलेंट तब आएगा आपके अंदर जब आप रोज ट्रेनिंग करोगे, रोज अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तब आपका टैलेंट आगे बढ़ेगा। नहीं तो टैलेंट आपका वहीं का वहीं दब जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस करने वाला आपको पीछे छोड़ देगा। आप एक पेरेंट भी हैं और एक कोच भी हैं, तो जी आपकी अपने बच्चे से, जो कि एथलेटिक्स में है और आपका स्टूडेंट भी है, राइट, जी तो उससे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो बच्चा करे जिससे आप खुश हों, देश का नाम रोशन हो, सारी चीजें हों, तो आपकी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से क्या है? मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरा बच्चा ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लाए, और उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करे, और जैसी भी सुविधा हो उसको हम देने की कोशिश करें। और मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि
मेरी बेटी देश के लिए ओलंपिक में मेडल आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आए, एशियन गेम्स में मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल आए। तो उसी को सपने को रोज देखते हुए हम मेहनत करा रहे हैं। तो अभी तक का आपका सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है? सबसे बड़ा मोमेंट अभी तक के करियर में आपका और काजल के बीच में, और आपका खुद का सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा रहा है? अभी जो लास्ट ईयर हुई थी, दिल्ली स्टेट हुई थी और काजल बीमार हो गई थी, तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। तो वहां पर बड़ा ही दुख हुआ था कि इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम हो गई। तो वहां पर बहुत ज्यादा हम डिमोटिव हुए थे कि अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद बीमार हो गई, तो और वहां पर हार झेलनी पड़ी। तो सबसे बहुत दुखी पल था हमारे लिए वो। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि अपनी ओवरऑल जो अभी तक आपका करियर रहा है, जो भी आपने फैसले लिए हैं, जो भी जिस भी तरीके से आपने अपने लिए काम किया और बच्चे के लिए काम किया, तो अगर आपको मौका मिले कुछ चेंज करने का, तो वो क्या चेंज आप करना चाहेंगे कि मैंने ये चीज ऐसे ना करके ऐसे करी होती तो शायद चीजें आज से बेटर होती? तो क्या आप चेंज करना चाहेंगे अपने करियर पाथ में, जिससे आपको लगता है कि रिजल्ट और बेटर हो सकते हैं? मेरा सबसे बड़ा समस्या ये रही है कि मुझे कोच की सुविधा नहीं मिल पाई, और यूट्यूब से मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो अगर उस समय मुझे अच्छे कोच मिल जाते और अच्छी डाइट मिल जाती या कोई अच्छा स्पॉन्सर मिल जाता, तो मैं बेस्ट कर सकता था। और क्योंकि एक लगातार 12-12 घंटे मेहनत करना हर किसी खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। और आज भी मैं 40 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, और उसका मकसद ये है कि भारत को फिट रखने के लिए हम भारत के युवाओं को जागरूक करें, नशे से दूर रखें। तो हमारा वही मकसद है। अच्छा, और स्पोर्ट्स ने आपको लाइफ के बारे में क्या सिखाया? आप इतना टाइम आपने स्पोर्ट्स को दिया है, तो स्पोर्ट्स ने आपको लाइफ के बारे में क्या सिखाया? लाइफ में स्पोर्ट्स ने सबसे हमें इम्पोर्टेंट जो बात सिखाई है कि हम जो जो गंदे एनवायरनमेंट होते हैं उनसे हमें दूर रहना सिखाया, और जो गंदी आदतें हैं उनसे दूर रहना सिखाया। क्योंकि अच्छा जीवन जीना, अच्छा व्यवहार रखना, अच्छे लोगों के पास बैठना, और सबसे बड़ा जिंदगी यही है कि आप सबसे बेटर हो और गंदी आदतों से दूर हो। और यही जीवन है कि आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हो और गंदी आदतों से, हैबिटों से दूर हो, वो एनवायरनमेंट से दूर हो जो गंदे हैं, जो गंदे बच्चे हैं। और तो आप तो एक पेरेंट भी हैं, हाँ कोच बोल भी सकते हैं, पर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पेरेंट होते हैं, बिकॉज ज्यादातर बच्चे जो एथलीट होते हैं उनके कोच अलग होते हैं और पेरेंट्स अलग होते हैं। तो आप एज अ पेरेंट बाकी पेरेंट्स को जिनके बच्चे एथलेटिक्स में हैं या किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में हैं और देश के लिए खेलना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि भाई आप अपने बच्चों को क्या एक ऐसी बात बोलो, एक बात जो उस बच्चे के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हो और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके लाइफ में एज अ पेरेंट? एज ए पेरेंट्स मैं बोलना चाहूँगा, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, और जिनके बच्चे उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स आपको जीवन जीने का सलीका सिखाता है कि आपको जीना किस तरह से है, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता कि पैसे के पीछे भागो भागो भागो, पीछे भागते रहो। फिर उस पैसे को और डबल मात्रा में फिर अपने ऊपर लगाओ, अपनी बीमारियों पे लगाओ और अस्पतालों में देते रहो। क्योंकि स्पोर्ट्स जीने का तरीका सिखाता है कि आपको जीना कैसे है। क्योंकि हर खिलाड़ी एक चैंपियन नहीं बन सकता, लेकिन एक खिलाड़ी स्वस्थ जरूर रह सकता है, क्योंकि स्वस्थ ही सब कुछ होता है। और चैंपियन तो उसके बच्चे के प्रैक्टिस पर, उसके माइंड पर डिपेंड होता है। लेकिन आप नॉर्मल प्रैक्टिस भी कर सकते हो तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। और मैं उन पेरेंट्स से एज ए पेरेंट्स बोलना चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे हैं उनको एक स्पोर्ट्स में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स आप अपने बच्चों को
गंदी आदतों से दूर नहीं रह सकते। आप सोचते हो कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बने, नहीं बनेगा वो। 99% बच्चे पढ़ लिख कर गंदी आदतों में पड़े हुए हैं। किसी के पेरेंट्स को पता है, किसी के पेरेंट्स को नहीं पता। लेकिन अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में है और तो आपको दिख जाएगा कि मेरा बच्चा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो आप अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अगर नहीं चलेगा तो समझ लीजिए वो आपका बच्चा कहीं ना कहीं वो गंदी आदतों में पड़ा है। क्यों नहीं दे पा रहा इसको? हमारी सारी सुविधा होने के बावजूद भी ये अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पा रहा? तो अगर अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो अपने बच्चों को अच्छी कोच के अंडर में डालें। Thank you, Vinod ji. And now I would request Gagandeep ji to ask her questions. वेलकम विनोद जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रेशर और मोटिवेशन में कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, ये आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कब आपको एज अ कोच उसको डांटना है या कब उसको उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है, या कैसे निर्णय लेते हैं? देखिए, जब ट्रेनिंग चलती है और अच्छे लेवल की ट्रेनिंग चलती है, और क्योंकि एक खिलाड़ी केवल दौड़ता नहीं है, उसको बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडोरेंस को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, स्पीड को लेकर, जिम में भी जाना पड़ेगा और वेट भी उठाना पड़ेगा, और वेट के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो बच्चा डेली प्रैक्टिस में थक जाता है, तो उसको यही सपना दिलाना पड़ता है कि देश के बारे में बताना पड़ता है। देश के लिए अगर आप मेहनत करोगे तो देश के लिए मेडल अवश्य जीतोगे। आज नहीं तो कल आपका नाम जरूर होगा। और जो मेहनत करते हैं लगन से, जो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, एक दिन उनको पूरी दुनिया सलाम करती है। अच्छे मेडलिस्ट रहे हैं, आज उनको दुनिया याद करती है और उनको सलाम करती है और उनके बारे में कहानी सुनाती है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग सम्मान देंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या एथलीट भी कभी बर्न आउट का शिकार होते हैं? बर्न आउट मतलब कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं छोड़ रहा हूँ। क्या कभी ऐसी फीलिंग भी आती है एथलीट्स में? बहुत बच्चों को आती है, जो मेहनत को देखकर घबरा जाते हैं कि इतनी मेहनत तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे गांव में बच्चे हैं जो मेरे ट्रेनिंग को देखकर घबरा जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है इतना मेहनत करना, क्योंकि उनके सपने नहीं है, और जिनके सपने होते हैं वो ही मेहनत कर पाते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई मेहनत नहीं करता, उसके सपने ही मेहनत कराते हैं। और जैसे सपने होंगे उसी लेवल की मेहनत होगी। अगर आपके सपने ओलंपिक लेवल के हैं तो आप उसी लेवल की ट्रेनिंग करोगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के सोच रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की ही मेहनत कर पाओगे। सपने ही हैं जो इंसान को मेहनत कराते हैं, बाकी तो कोई मेहनत करना चाहता नहीं है। आपने बहुत अच्छे से कहा, वेरी वेल सेड, कि सपने ही आपको आगे लेके जाते हैं। पर जैसा कि अगर आपको याद हो, हमारे बचपन के टाइम पे हमें बोला जाता था डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बस यही सुनते थे। तो क्या आजकल भी माँ बाप का प्रेशर बच्चों पे, एथलीट्स पे असर डालता है? दोबारा बताइए, समझ में नहीं आया। जैसे कि आप एक पिता हैं काजल के, सो जो आप जी काजल से करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आए। क्या जी इस जी। बात का कंटिन्यूअसली काजल को बोले जाना, क्या उसके ज़हन पे असर डालता है, प्रेशर डालता है? क्या वो स्ट्रेस आगे एथलीट को अफेक्ट करता है? कि माँ-बाप की अपेक्षाएँ कि हमारा बच्चा ये करे, वो करे, क्या उससे एक एथलीट को स्ट्रेस होता है? क्योंकि किसी भी बच्चे को या किसी भी खिलाड़ी को रोज नहीं डांटना चाहिए और ना ही डिमोटिव करना चाहिए। उसको हमेशा मोटिव रखो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से ट्रेनिंग करो। और रोज डांटोगे तो बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा कि मुझे तो रोज पिताजी ये कहते हैं, मेरे बस की नहीं है रोज डांट खाना। और बच्चे के वो तो संस्कार पर डिपेंड है और उसके कामों पर डिपेंड है कि वो किस लायक है। जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं तो वो सुनते हैं, और हम भी सुनते थे। हम में लाखों कमी थी, लेकिन हमें
सीखने का जुनून था, फिर भी हम कोच से या जो भी सिखाते थे हम उनसे डांट खाते थे, पिटाई भी खाते थे। कभी माइंड में नहीं आया कि हम स्पोर्ट्स को छोड़ें, क्योंकि जो सीखने का जुनून था, तो आदमी सीखने का जुनून होता है तो स्पोर्ट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि अभी आपने काजल के एक कंपटीशन का एग्जांपल दिया जो दिल्ली में वो ठीक से नहीं अपना परफॉर्मेंस दे पाई। तो ऐसी जी। स्थिति में जब आपकी परफॉर्मेंस ठीक ना हो और फेलियर हो जाए, तब उसके बाद एक एथलीट में, एक ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस कैसे भरते हैं आप? वो रीबिल्ड कैसे होगा? एक बच्चे को खुद पे यकीन कैसे आएगा कि मैं अगली बार कर पाऊँ? एक कोच उसमें कैसे विश्वास रख पाएगा कि ये कर पाएगा? क्योंकि कोच को पता रहता है कि उसका खिलाड़ी किस लेवल का है और वो क्या कर सकता है, और बाय चांस किसी कारण, किसी बीमारी के कारण हार भी जाता है, लेकिन कोच को पता हो रहता है कि वो अच्छा कर सकता है। उसको पता है कि वो रोज ट्रेनिंग देता है तो उसका बच्चा कैसी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसी को माइंड में रखते हुए हमें खिलाड़ियों को बताना पड़ता है, कोई नहीं, आज किसी कारण से तुम हार गए हो, तो हम समझाते हैं कि आप इसे ज़्यादा माइंड में मत लेना और सही से हो जाओ, फिर प्रैक्टिस करो और फिर अच्छे परफॉर्मेंस दो। तो हम कभी काजल को या अन्य किसी बच्चों को हमने कभी डिमोटिव नहीं किया। कोई नहीं, आप हार से भी सीखते हो और जीत से भी सीखते हो, और जो हार से सीखते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और जो जीत से सीखते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतिहास उन्होंने लिखे हैं जो हार से सीखते हैं। राणा जी आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, सीरियसली। मतलब मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुनती ही जाऊं। पर एक चीज बताएं, जैसे हमें स्पोर्ट्स में इंजरीज हो जाती है बहुत ज्यादा, मसल पुल्स हो जाते हैं, डिस्क हिल जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल लोगों को शायद नहीं पता होगी। उसके लिए हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। बट क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल चिकित्सक भी हमें जरूरत है? क्योंकि मनोबल टूटता है और हर चीज एक कोच के साथ, एक दोस्त के साथ नहीं डिस्कस की जा सकती, क्योंकि हमें लगता है कि कोच क्या सोचेंगे, और अगर हम अपने दोस्त को बताते हैं तो वो हमारे खिलाफ इसको यूज कर सकता है, वो जज कर सकता है। क्या ऐसी फीलिंग आ रही है आज के बच्चों को देख के? जैसा आप बार बार बोल रहे हैं कि बच्चे गलत दिशा में जाते हैं चाहे जितना मर्जी पढ़ ले, तो उसके लिए हमने हेल्थ के लिए तो उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया, बट उनकी ये जो, कैसे कहा जाएगा, कि जो ये बातें, शैतानी बातें जैसे आप बोल रहे हैं, या किसी चीज का प्रेशर है या स्ट्रेस है, उसके लिए मनोवैज्ञानिक का क्या अभी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, या इसकी इंपॉर्टेंस को मान रहे हैं? क्योंकि आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही जरूरी है, और साइकोलॉजिस्ट है जो आपको, आपके मन को पढ़कर और आपको देखकर जज कर सकता है कि आप किस लेवल पर हो, आप क्या क्यों नहीं कर पा रहे हो ट्रेनिंग, आपके माइंड में क्या चल रहा है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि वो बच्चों को देखकर बता देते हैं कि आप, आपके माइंड में क्या चल रहा है। और बच्चे आज के समय में बता नहीं पाते हैं, और बताते भी हैं। मैं तो सब बातें बताता था अपने कोच को कि मेरे साथ क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या दिक्कतें हैं और क्या दिक्कत आज हुई है, रात में क्या हुआ, दिन में क्या हुआ, मैं सारी बातें बताता था कोच को। तो फिर वो सॉल्व करते थे, आपको ये करना चाहिए, ये खाना चाहिए, और इन गलतियों से दूर रहना चाहिए, और इनसे सावधानी रखो। राणा जी, ये थी वैसे बातें। मैं जनरेशन बायस तो नहीं हूं, बट मैं एग्री करती हूँ। हमारी जो जनरेशन थी वो कोचेस से या अपने टीचर्स से भी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेते थे। पर आज के बच्चे जो है ना, वो अपने माता पिता से भी चीजें छुपाते हैं, अपने भाई बहनों से भी जी जी। छुपाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जी यही आ जी। रही है। सो एक और इसी बात से, छुपाने से बात याद आ रही है मुझे, कि जैसे हमारे टाइम पे बोला जाता था लड़कियां रो के मन हल्का कर लेती हैं, लड़कों को तो रोने की भी इजाजत नहीं है। सो क्या लड़के अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर सकते? क्या ये गलत है? इवन अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, तो अगर कुछ उनको ऐसा फील हो रहा है, तो हम उन्हें अपनी चीज एक्सप्रेस करने से क्यों रोकते हैं? क्योंकि जो उनके दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव होते हैं, वो बोलते हैं कि आप इस तरह की बातें अपने कोच को ना बताएं, अपने पेरेंट्स को ना बताएं, उससे आपकी बेइज्जती होगी, और आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आपके कोच क्या सोचेंगे। अगर ये सोचेंगे तो
वो बच्चा ना तो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, ना ही अच्छा सीख पाएगा। अगर जो बच्चे हर चीज़ जो गंदी आदतें हैं या गंदे काम हो रहे हैं या भी ट्रेनिंग से लेकर जो भी बेकार चीज़ हो रही हैं, अगर नहीं बताता है तो वो बच्चा कभी भी जीवन में अच्छा नहीं कर पाएगा। और जो बच्चा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अगर वो माइंड में बातें रखता है तो वो ज़रूर कोच को बताएगा कि आज मेरे साथ ये हुआ, तो हुआ क्यों हुआ? तो सारी बात बताएगा। तो माइंड में और साइकोलॉजी में बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट एक सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए सारे वो आपको सॉल्यूशन करेगा कि आप ये करो, आपको ये करना चाहिए, आपको ट्रेनिंग में डिमोटिव हो रहा है तो आपको ये करना चाहिए। क्योंकि जीते वही हैं जो कमियों को पूरा करते हैं और जो कमियों को छिपाते हैं वो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो आज के एथलीट्स हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा इस टाइम आपको क्या लग रहा है? देखो हेल्थ तो हम मेंटेन कर लेंगे अच्छी डाइट दे के, फूड सप्लीमेंट्स दे के, ट्रेनिंग करके, पर जो उनके ज़हन में चल रहा है, जो आस-पास के पर्यावरण से जैसा कि आपने बोला बहुत इफ़ेक्ट है गंदी चीज़ों का और बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे। पर उन सब चीज़ों का उनके ज़हन पे, दिमाग पे क्या असर पड़ता है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं? आजकल जो वातावरण जो हमारे आस-पास के जो एनवायरनमेंट में जो चल रहा है, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा और आप अच्छी फ़िटनेस रखकर क्या करोगे? और म आजकल नए-नए विचार बनते हैं कि अच्छे-अच्छे तगड़े लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो खत्म हो गए कोरोना में, तो हमें अच्छी हेल्थ बनाकर क्या फ़ायदा? लेकिन हेल्थ आपको अंत तक साथ देगी। आप गोलियाँ खाकर हेल्थ बना रहे हो या ड्रग्स लेकर हेल्थ बना रहे हो, तो आपको वो कहीं न कहीं नुकसान देगी। हार्ट प्रॉब्लम होगी या फिर ब्लड में प्रॉब्लम होगी और कहीं अन्य जगह प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप नेचुरल चीज़ों को लेकर या फिर आपके जो घर में खाना है, दूध है, दही है, घी है और ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप उनके साथ अपनी ट्रेनिंग करते हो, तो आप अच्छे हेल्दी मैन बनोगे और अच्छी फ़िटनेस वाले बनोगे और अच्छे खिलाड़ी भी बन सकते हो। और आप जितने वातावरण में चल रही हैं बातें, हम उनको एक तरफ रखना पड़ेगा और जो लोग अच्छा कर रहे हैं और जिन्होंने अच्छा किया है, उनको सुनना पड़ेगा, उनकी कहानियों को पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आपका एनवायरनमेंट शुद्ध होगा और तब आप एक अच्छे फ़िटनेस मैन बन सकते हो। Thank you so much, Rana ji. It was nice talking to you. Over to you, थैंक Nath यू। साहब. Yeah. सो राणा जी, आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं थैंक यू आपसे ये सर। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये बताएँ कि आपको इस टाइम किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अगर जैसे ये इंटरव्यू हम ऑनलाइन करेंगे, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, तो आप एज़ अ एथलीट आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, जो आपको चाहिए जिसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं और जो आपके और देश के लिए आपके मेडल लाने के बीच में जो कमी है, वो क्या है जिसको फुलफ़िल किया जाए तो आप देश के लिए मेडल ला पाएँगे? वही सबसे सबसे बड़ी समस्या वही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसके कारण ना तो हमारे पास अच्छे जेवलिन हैं और ना ही अच्छा कोच हैं, क्योंकि हर जगह कोच भी पैसे से मिलते हैं और सामान भी पैसे से मिलता है। तो सारी समस्या वही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आज भी 90 मीटर फेंक सकता हूँ 6 महीने में और मैं बिना प्रैक्टिस के, बिना कोच के ही मैं 75 मीटर फेंक रहा हूँ, जेवलिन थ्रो। क्योंकि कोच नहीं है, यूट्यूब से देखते हैं और यूट्यूब, इंस्टाग्राम से ही हम वीडियोज़ देखकर ही सीख रहे हैं और एक फाइनेंशियल जेवलिन कितने प्रॉब्लम का है। आता है? एक अच्छा जेवलिन कितने का आता है? एक अच्छा जेवलिन आएगा 2 लाख रुपए के करीब आएगा। अच्छा, तो अगर हम एग्ज़ैक्ट नंबर टर्म्स में बात करें, तो आपको मतलब कितने जैवलिन की ज़रूरत है? किस कोच की ज़रूरत है? मतलब ओवरऑल अगर हम एक बात करें कि इस टाइम अगर महावीर राणा को इतना कंट्रीब्यूशन मिल जाए, जिसकी वजह से जो अगर इतना सपोर्ट उनको मिल जाए कि
यू कैन एक्चुअली गेट अ मेडल फॉर द कंट्री, तो वो क्या अमाउंट होगा? जेवलिन के लिए कितना वो चाहिए, कोच के लिए कितना चाहिए, डाइट के लिए कितना चाहिए? क्योंकि 5 लाख के करीब तो जेवलिंग आएंगे, 2 से 3, और 5-10 लाख के करीब आप ट्रेनिंग समझ लीजिए 1 साल की। और मैडम को पता है कि कितना ट्रेनिंग में कितना खर्चा आता है, वो तो मैडम बता सकती हैं, क्योंकि सबकी डाइट लगभग एक सी होती है इंटरनेशनल खिलाड़ी की। ठीक है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो जैसा आपने बताया कि 5 लाख आपको जेवलिन के लिए चाहिए और तकरीबन 10 लाख आपको कोच और डाइट के लिए चाहिए, तो मतलब 15 लाख जी की अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए तो दैट जी इज द जी रिक्वायरमेंट दैट इज नीडेड, राइट? तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे, और जितने लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, हो सकता है उनकी तरफ से आपको कंट्रीब्यूशन कुछ मिल सकते, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जो भी हेल्प हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो सर, थैंक यू महावीर विनोद राणा जी, आप इस थैंक यू सर, इंटरव्यू में थैंक आए यू। और हमारे साथ इंटरेक्ट किया। अब हम चाहेंगे कि काजल के साथ हम थोड़ा इंटरेक्ट करें और उनसे पूछे कि उनका क्या उनको कैसा लगता है एथलीट बन के। मैं राणा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप काजल के पास ना बैठें, क्योंकि फिर वो घबरा जाती है या क्या है, वो जवाब काजल नहीं है? देती। आप केवल काजल का इंटरव्यू। आ गया, आ जा, बात कर लो। चलो बेटा, कैसे हो? आवाज नहीं आ रही सही से। मैं कह रहा हूँ कैसे हो बेटा, ठीक हो? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट, कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है, जस्ट अ मोमेंट बेटा। अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ, अब आ रही है। अच्छा, कैसे हो बेटा? कैसे हो काजल बेटा, ठीक हो आप? आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आवाज पता नहीं कैसी आ रही, सही से आ नहीं रही। सही से नहीं आ रही आवाज, अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। अच्छा, तो बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि काजल, एक तो काजल है एक बच्ची जो कि एथलीट है, ठीक है, जो देश के लिए मेडल जीतना चाहती है, रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस करती है एंड ऑल ऑफ दैट। आपका मेरे को रूटीन बताओ, आप कितने बजे उठते हो, क्या क्या करते हो सुबह से लेके उठने से लेके रात को सोने तक? आपका पूरा जो दिन का शेड्यूल रहता है वो क्या होता है? कितने बजे उठते हो और क्या करते हो, उससे लेके कितने बजे सोते हो तक? अभी अब तो स्कूल खुल गए, जब स्कूल की छुट्टी चल रही थी तो 5 बजे जाते थे ग्राउंड पे। अच्छा, उसके बाद कितनी देर अब प्रैक्टिस स्कूल करते जाते हो? तो नहीं तो छुट्टी के टाइम का बताओ दो पहले, जब घंटे छुट्टी रहती है। अच्छा, तो सुबह 5 बजे उठ के 2 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, हाँ, उसके बाद 5 के बाद 7 फिर बज उसके गए, फिर बाद उसके, हाँ, फिर 10 बजे जब तक कुछ करते नहीं, फिर ट्यूशन जाते हैं 10 बजे। अच्छा, ओके, फिर? फिर तो घर पे ही रहते हैं। अच्छा, फिर घर पे रहते हैं, तो रोज 2 घंटे प्रैक्टिस होती है? हाँ, अच्छा, और जब स्कूल होता है तब कैसे करते हो प्रैक्टिस, तब क्या रूटीन रहता है आपका? सुबह को स्कूल जाते हैं, फिर आके थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, फिर शाम को जाते हैं। स्कूल टाइम में कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हो आप? 2-3 घंटे की लगभग। अच्छा, तो स्कूल के दिनों में भी 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है, और जब स्कूल की छुट्टी होती है तब भी 2 घंटे की प्रैक्टिस होती है? स्कूल के टाइम पे 3 घंटे 2.5 घंटे ना। अच्छा, स्कूल के टाइम पे 3 घंटे, हाँ, और शाम जब को स्कूल जाते नहीं हैं हो, ना, हाँ, और जब स्कूल नहीं होता तब? तब सुबह को जाते हैं। अच्छा, तो बात एक ही है, मतलब अगर स्कूल होता है तब शाम को जाते हैं, जब स्कूल नहीं होता तब
सुबह जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ, जब अगले दिन अगर आपका कोई टूर्नामेंट है जहां पर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो उससे एक दिन पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? दिमाग में तो कुछ नहीं, डर बैठता है। कभी ऐसा लगता है कि एक दिन पहले अगर डर बैठता है, तो आपको तो पता होगा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, जैसे आप कंपटीशन में रेगुलरली जाते हो, तो कभी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं जीत पाऊंगी, या ऐसा कुछ कभी लगता है आपको? नहीं नहीं। अच्छा, तो ऐसा कभी नहीं लगता, आपको लगता है कि मैं जीत ही जाऊंगी, राइट? हमेशा ऐसा लगता है। हाँ, तो कभी प्रेशर फील होता है, जैसे पापा का, मम्मी का, आपने फैमिली का, फ्रेंड्स का, या सोशल मीडिया, मतलब सब लोगों का, कि भाई काजल कंपटीशन में जा रही है तो जीत कर ही आएगी, तो एक होता है ना कि सबकी एक्सपेक्टेशन है जीतने की, तो ऐसा कभी प्रेशर फील होता है इसको लेके आपको? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। अच्छा अच्छा, पापा आपको कोच करते हैं, तो पापा की सबसे ऐसी बात जिससे आपको लगता हो कि हाँ, पापा ने ये बात बोली जिससे मेरे को सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला, या मेरी जो लाइफ जो चेंज हो रही है वो पापा की इस बात की वजह से हो रही है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको पापा की सबसे अच्छी लगती है? पापा तो मोटिवेट करते हैं, पापा की बात सारी बातें अच्छी हैं मोटिवेशन की। अच्छा, पापा की सारी बातें अच्छी है। अच्छा, अगर आज कोई एक और छोटी बच्ची काजल के जैसे, काजल आपने कब से अपना करियर शुरू किया, तो स्पोर्ट्स में कितने साल की उम्र से आ गए थे आप? 8 साल की उम्र से। 8 साल की उम्र से। अभी आपको एक और 8 साल की बच्ची मिले, ठीक है, और वो काजल के पास आए, तो काजल उस बच्ची को क्या एडवाइस देगी कि क्या करना चाहिए स्पोर्ट्स में, जिससे मेडल मिले, जिससे उसका नाम हो, तो वो काजल उस बच्ची को क्या एडवाइस देगी, 8 साल की बच्ची को? आपका जिस स्पोर्ट में मन करे वही करो, और स्पोर्ट से अच्छी सीख मिलती है, बुरी संगत से दूर रहते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। तो यही एडवाइस काजल देगी सबको। अब मैं चाहूंगा कि गगनदीप अपने सवाल पूछे काजल से। हेलो काजल, कैसे हो? अच्छी हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कंपटीशन से पहले मान लो कल ट्रायल्स हैं आपके, तो जैसे एंजाइटी होती है, मतलब घबराहट होती है एक दिन पहले, जैसा अभी नाथ साहब ने पूछा, तुमने तो बोल दिया नहीं होती, बट सबको किसी ना किसी को तो होती है, कभी तो हुई होगी, तुमको पहले टूर्नामेंट में तो हुई हाँ, होगी। पहले पहले होती थी। हाँ जी, तो उसको हैंडल कैसे करते थे, मतलब कैसे पता चलता था कि मुझे घबराहट हो रही है कि क्या होगा? वो तो जब रनिंग खत्म हो जाती है तो अपने आप ही चली जाती है। हाँ, वो तो बाद में चली जाती है ना, बट पहले फील कैसे होती है, मतलब क्या फील होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या कुछ दिमाग में आता है कि अगर मैं ना जीती तो पापा क्या सोचेंगे? तो कुछ तो फीलिंग आती होगी आपको, उसको, शरीर भी कांपने लगता है, कभी कभी तो दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। है ना? और फिर कभी-कभी खुद पे ऐसा लगा है कि अगर मैं ना कर पाई तो? क्योंकि देखो, हर टाइम हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती, कभी-कभी तबीयत भी खराब होती है, किसी मसल में ही पेन हो सकता है ना? तो कभी लगा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, और फिर आपने ज़बरदस्ती अपने शरीर से धक्का करके, जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, मोटिवेशन लेवल इतना हाई होता है कि मुझे करना है, ऐसा कभी फ़ील हुआ है? हाँ, होता है जब तबीयत खराब हो जाती है तो, जब बॉडी में ताकत ही नहीं रहती। हुँ। तो फिर कैसे दौड़ने की फिर इच्छा कैसे आती है? मतलब कहाँ से ताकत आती है वो आपके पास? तो क्या सोच के दौड़ते हो? तो फिर हारेंगे तो हार ही जाएंगे, अगली बार जीत जाएंगे। वेरी गुड। यही मेरा अगला सवाल होने वाला था कि फेलियर के बाद, जैसे मान लो एक बार हार गए, तो उसके बाद जो इमोशंस आते हैं, जो हम फ़ील करते हैं कि मैं अच्छा कर सकती थी पर नहीं कर पाई, तो वो फीलिंग जो आपको आती है, वो किसके साथ शेयर करते हो आप? किसी के साथ ही अपने अंदर ही रखती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि वो शेयर करना चाहिए? क्योंकि कोई बात जो आपको तकलीफ दे रही है, अगर आप अंदर रखोगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस पे भी असर करेगी, आपकी ग्रोथ पे भी असर करेगी। ऐसा लगता है? क्योंकि वही चीज़ आपके ज़हन में 24 घंटे चलती रहती है ना, क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे। ऐसा होता है? हाँ।
तो मेरा यही कहना है कि उसको शेयर करो, चाहे मम्मी से शेयर करो, पापा से शेयर करो या कोई दोस्त है, भाई-बहन है, कभी भी ऐसी कोई फीलिंग आए, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को दबा के रखते हो तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी असर करता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा मोटिवेशन पापा मोटिवेट करते रहते हैं तो आप कर पाती हो ना। तो ये एक तरह से अंदर से आपको डीमोटिवेट करते हैं जब आप अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हो। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम्हारा बेस्ट फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने अभी देखा है आपने हर जवाब कॉन्फिडेंटली दिए कि नहीं मुझे घबराहट फील नहीं होती। तो वो चीज़ कहाँ से आती है आपके अंदर? वो तो हाँ जी? हेलो? काजल आप सुन पा रहे हैं? आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन। हाँ, काजल आप सुन पा रहे हैं? तो वो मोटिवेशन लेवल कहाँ से आता है आपके पास? इसका तो हाँ जी? पता समझ ही नहीं आ रहा इसमें। अच्छा चलो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो मान लो आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं, उनसे जो कंपैरिज़न होता है, उससे आप कैसे बचते हो कि जो एक द्वेष या ईर्ष्या जैसे जेलसी आ जाती है, इस तरह की कोई फीलिंग कभी आती है? नहीं। नहीं? तो हेल्दी कॉम्पिटिशन जैसी फीलिंग आती है। तो अगर जैसे कुछ बच्चे ऐसे जेलसी वाली फीलिंग में चले जाते हैं, तो उनको इससे कैसे बचना चाहिए? क्योंकि आपको तो वो फीलिंग आ ही नहीं रही, तो वो क्यों नहीं आ रही? ये आप उनको एक्सप्लेन करके बताएँगे प्लीज़ कि हमें कैसे आवाज काजल नहीं आप सुन आई। पा रहे हो? मैं दोबारा अब आई पूछती हूँ। आवाज। अ, हाँ जी, जैसे यंग एथलीट होते हैं, जैसे आपके जैसे छोटे एथलीट्स हैं, उनको कंपैरिज़न से कैसे बचना चाहिए? मतलब एक-दूसरे से वो जो जब हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तो वो एक जेलसी आ जाती है ना? एक तो होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके इनसे आगे निकलना है। एक वो जो जेलसी आ जाती है कि नहीं, नहीं, हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए। तो वो उससे अपने कैसे बचा जाए? वो अपने आपकी आवाज़ नहीं आ परफॉर्मेंस पे रही है। ध्यान रखो ना। हाँ जी, ठीक है। अपने ऊपर अपने ऊपर ध्यान रखो, हमें कैसे करना है, दूसरे से क्या। हुँ। क्या आपको कभी ऐसी ज़रूरत फ़ील हुई कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, जो आप अपने इमोशंस नहीं शेयर कर पाए? जैसे कि मैंने अभी पूछा था कि आप अपने दिल के अंदर रख लेते हो। तो क्या कभी इतने इमोशंस हावी हुए, जैसे कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाए, रोना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए और करना चाहते थे पर आपको था कि पापा क्या सोचेंगे या मम्मी क्या सोचेंगी, इस वज़ह से आप वो इमोशन दबा ही गई। ऐसा कभी हुआ है? नहीं? हारने के बाद भी नहीं? कभी कहा होता है जब ज्यादा। तो फ़ील तो होता है इसका मतलब, है ना? पर आप उसको दबा देते हो। और अगर आपको कहीं लगे कि कोई आपका दोस्त या कॉम्पिटिटर ही है, वो स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी से परेशान हो रहा है, नहीं कर पा रहा अच्छी परफ़ॉर्मेंस, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो अभी नए बच्चे आएँगे? देखो आपके तो पिताजी एक कोच हैं, आपको कोचिंग दे रहे हैं। हर किसी के पास ऐसी कोचिंग नहीं होती ना, वो तो कोच के साथ कोचिंग करते हैं। तो वहाँ वो फैमिली वाली बात भी नहीं होती। अगर उनको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है या घबराहट फ़ील हो रही है, तो आप उनको क्या राय देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? हाँ जी। आपकी आवाज़ नहीं आई काजल। इसके बारे में तो पता नहीं। ओके, थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ। तो इसके बारे में ये है कि उन्हें बात करनी चाहिए। आपको भी कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत आगे तक जाएँगी आप। अगर कभी ऐसा लगे कि कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो प्लीज़ उसको बात करो। अपने मम्मी से बात करो, पिताजी से बात करो, दोस्तों से बात करो, उसको अपने अंदर मत रखो। उसको निकाल के ख़त्म करो ताकि आप उससे आगे बढ़ पाएँ। इसी के साथ ये मेरा आपके साथ आखिरी सवाल था। थैंक यू सो मच काजल फॉर कमिंग।
मेरा हमारा आपसे बात करने का मेन यही था कि हम जान पाए कि एक एथलीट की लाइफ में कितना कुछ होता है जो वो खुद से भी नहीं पहचान पाता कि उसको किस टाइम हेल्प की जरूरत है। सो मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशंस छुपा ले। आपको अपने इमोशंस को स्ट्रांगली व्यक्त कर देना चाहिए। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको किसी से एक्सप्रेस करना कोई कमजोरी नहीं है। कोई चाहे वो एथलीट हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई पेरेंट हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, प्लीज आप उसे बात करें, किसी से बात करें, उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प है। सो इसको एक वीकनेस ना लेकर के एक विजडम की तौर से लिया जाए। इट वॉज रियली प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। ओवर टू नाथ साहब। थैंक यू काजल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस करो और हमारे देश के लिए मेडल लेकर आओ। जैसे मैंने आपके पापा से पूछा था कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है, आपको क्या लगता है कि आपको क्या ज़रूरत है, जो अगर जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे और वो आपको देखेंगे, तो आपको क्या लगता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपके और आपके मेडल के बीच में एक गैप है? अगर वो गैप फिल कर दिया जाए तो आप देश के लिए मेडल ला सकते हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है? डाइट की। अच्छा, डाइट की ज़रूरत है। डाइट की, शूज की। डाइट की और शूज़ की ज़रूरत है। ओके। तो आपको डाइट में क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अगर आपके एक दिन की डाइट की हम बात करें तो जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको क्या डाइट की ज़रूरत होती है? सुबह से लेके रात तक की अपनी डाइट बताओ, जो आपको रिक्वायरमेंट है और आप अभी क्या कर खा रहे हो? अभी तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो अभी क्या खाते हो? आप मेरे को ये बताओ, सुबह से लेके रात तक की अपनी डाइट बताओ। अभी तो कुछ खा ही नहीं रहे, तो कुछ है नहीं, पैसों की दिक्कत है से। नहीं, पर अभी जैसे आप सुबह उठते हो तो आप नाश्ते में क्या खाते हो? दलिया। दलिया खाते हो। उसके बाद लंच में? खाना रोटी, दाल। रोटी दाल। अच्छा, और डिनर में क्या खाते हो रात में? रात में भी यही खाती हूँ। अच्छा, और अगर आपकी परफेक्ट डाइट, अच्छा रोटी दाल खाते हो रात में भी, रात में क्या खाते हो बताओ? सोच रहे हैं जूस पी ली, जूस दूध। नहीं, अब आप मेरे को रिक्वायर, ये तो अभी आप जूस और दूध पी रहे हो कि अभी नहीं पी रहे हो? दूध तो पीते हैं, जूस नहीं। अच्छा, ओके। तो कितना कितना दूध पीते हो आप एक दिन में? 1 गिलास। 1 गिलास। अच्छा, ठीक है। अब ऐसा करो, आपको, मेरे को लगता है कि आपको बात करने में दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं आपके पापा से बात करूंगा। ठीक है, वो आपकी रिक्वायरमेंट हमको देंगे, हम वो सारी चीजें वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ताकि जब ये वीडियो पब्लिश हो तो लोगों को पता चले कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और हो सकता है कुछ लोग फिर आपको हेल्प करना चाहें। आप कहाँ पे रहते हो उस टाइम? डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में रहते हो? अच्छा, ठीक है। तो हम आपकी डिटेल्स लोगों को भेज देंगे, मतलब इस वीडियो में दिखाएंगे, ताकि जो भी आपकी हेल्प करना चाहे वो हेल्प कर सके। ठीक है बेटा, चलो। तो आज हमने मेडल्स के पीछे के इंसान से बात करी। हमने बात करी महावीर विनोद राणा से, और हमने बात करी काजल राणा से। तो हमें ये पता चला कि हर कोई एक स्ट्रेस से गुजरता है, चाहे वो कितना ही बड़ा चैंपियन हो, वो एक स्ट्रेस से गुजरता है अपनी लाइफ में। स्ट्रेस डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे महावीर विनोद राणा के साथ जो हमने बात करी, एज यू कैन सी, ऑल ऑफ अस कैन सी कि उनके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छे डाइट की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे कोच की ज़रूरत है, उन्हें अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। तो ये उनके उनके स्ट्रेस है, और आई थिंक अगर हम सब मिलके उनकी ये हेल्प कर दें तो शायद उनका एक लेवल का स्ट्रेस हम खत्म कर पाएं, और उनके और उनके मेडल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा कम कर पाएं, और बाकी उनका टैलेंट और उनकी प्रैक्टिस और उनका डिसिप्लिन है जो
न सिर्फ उनको बल्कि हमारे देश को मेडल दिला सकता है। हे पैल एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, किसी भी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन या लोनलीनेस से गुजर रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं वेरीफाइड साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकेट्रिस्ट के साथ, थेरेपिस्ट के साथ या पैल्स के साथ जो कि कंपैशनेट लिसनर है। क्योंकि कई बार हमें सिर्फ कोई सुनने वाला होना चाहिए और वो दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन हे पैल, जिसमें आप अपनी पहचान चाहे आप बता के रखना चाहें, चाहे आप अपनी पहचान छुपाना चाहें, आप एनोनिमसली भी एक सपोर्ट ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट और पैल्स का। सो ये एक छोटा सा पॉडकास्ट था महावीर विनोद राणा जी के साथ और उनकी बेटी काजल राणा के साथ, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट गोज इन द माइंड ऑफ ऑल दीज एथलीट्स और किस परेशानियों से वो गुजरते हैं, किस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं टू गेट मेडल फॉर द कंट्री। So hope all of you like the episode, and we'll keep bringing more such people and try to understand what is going into their life and into their minds. Thank you very much.